गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे आप लोग। सो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वांटम टॉपिक को देखा था, क्वांटम नंबर्स की बात की थी क्वांटम नंबर्स में। और दो तरह के क्वांटम नंबर्स भी हम लोगों ने पढ़े थे। द फर्स्ट वन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड सेकंड वन इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर। जहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम लोगों को बताया था सेल्स के बारे में, एन की वैल्यू के बारे में, कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर है आप लोगों को? उसके बाद जब हम लोगों ने सेल का पता कर लिया था तो हम उसकी एनर्जी और उसके बीच की डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को भी इजीली फाइंड आउट कर पाए थे। क्लियर है? उसके बाद हम लोगों ने सेकंड जो पढ़ा था एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोगों ने एल से डिनोट किया था, और इसने हम लोगों को सबसेल के बारे में बताया था। किसके बारे में? सबसेल। मींस सेल होती है और सेल के अंदर कौन होती है? सबसेल्स होती है। क्लियर है? अब सबसेल्स का हम लोगों को पता चलने के बाद हम लोगों ने वहां पर ऑर्बिटल्स के लिए, सॉरी, सबसेल के लिए हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी कि एस सबसेल के लिए, पी सबसेल के लिए, डी सबसेल के लिए और एफ सबसेल के लिए एल की क्या वैल्यू होंगी। और जब हम लोगों को एल की वैल्यू पता चल गई थी तो हम लोगों ने वहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम भी निकाला था। क्लियर है? तीसरा, हमने इसी एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर सब सेल की रिलेटिव एनर्जी को भी देखा था कि एस सबसेल की एनर्जी, रिलेटिव एनर्जी सबसे कम होगी, देन पी, देन डी एंड देन एफ। और क्यों होगी वो भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी। क्लियर है? आज का जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है बेटा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम, समझ में आ गया आप लोगों को क्या होते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स? जरा देखिए बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को बताई। उसने क्या कहा कि मान लो किसी भी एलिमेंट या एटम का हम लोगों ने एक लाइन स्पेक्ट्रा देखा। जब उस लाइन स्पेक्ट्रा को हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसकी वो एक सिंगल लाइन जो लाइन स्पेक्ट्रा के अंदर हम लोगों को नजर आ रही थी, वो स्प्लिट हो गई लार्ज नंबर ऑफ लाइंस के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर आप लोगों को? तो in the presence of magnetic field a single line of any line spectra split into large number of lines, जिसको हम लोगों ने जीमान इफेक्ट कहा था। क्लियर आप लोगों को? तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये लार्ज नंबर ऑफ लाइंस में क्यों स्प्लिट हो रही है? तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हमने और थोड़ा सा देखा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल मोशन शो कर रहा होता है, ऑर्बिट में अपने क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा होता है। अब जब कोई भी एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्ट हो जाती है किसमें? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो जब उस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर हम बाहर से एक्सटर्नल कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन अपने आप को सेल्फ ओरिएंटेड करता है, अपने आप को कहीं पर भी एडजस्ट करता है अराउंड द न्यूक्लियस, सेल्फ ओरिएंट करता है। और कहां करेगा? इन ऑर्बिटल्स के अंदर। तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या आई कि इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को सेल्फ ओरिएंट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। समझ में आई आप लोगों को? तो इसकी वजह से हम लोगों को पता चला कि वो लार्ज नंबर ऑफ लाइंस क्यों शो कर रही थी। अब न्यूक्लियस के सराउंडिंग के अंदर सबसे पहले सेल होती है, सेल के अंदर सब सेल होती है। एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें पता चला। नाउ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें यह पता चला कि उस सब सेल के अंदर भी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? मींस सबसे पहले कौन होगी? सेल्स होंगी। सेल हम लोगों को किसने बताया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने। फिर सब सेल होंगी जिसको हमने किसने बताया? एजीमुथल क्वांटम नंबर ने। और फिर अब कौन बता रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? वो ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स कहां पर प्रेजेंट होंगे? ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। क्लियर आप लोगों को? तो इस प्रकार से बात हुई। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को बेटा जनरली हम ml से डिनोट करते हैं, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू दी, किसके बराबर होता है बेटा? 2l+1। कितना होता है बेटा? 2l+1। यहां पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -L2 + L वेरी करते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? जरा देखिए, अगर मान लो मेरे पास S सब सेल है ना, तो उसके लिए L की वैल्यू क्या होगी? S सब सेल है तो L की वैल्यू 0, P सब सेल है तो 1, D सब सेल है तो 2, और F सब सेल है तो उसके लिए L की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। ये मैंने आप लोगों को बताया था, जिसमें था एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब अगर मैं इसकी वैल्यू 2l+1 रखता हूं तो इसकी वैल्यू यहां पर कितनी आती है? 1। मींस अगर कोई इलेक्ट्रॉन S सब सेल के अंदर प्रेजेंट है तो वो वहीं उसी ऑर्बिटल के, S ऑर्बिटल के अंदर ही रहेगा। समझ में आ गया आप लोगों को? दूसरा, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, L की वैल्यू मैं यहां पर 1 रखता हूं 2l+1 फॉर्मूला में, तो मेरे पास वैल्यू आती है 3। मेरे पास अगर यहां पर D के लिए करता हूं तो वैल्यू आती है 5, और ये वैल्यू यहां पर रखता हूं तो 12+1 में तो ये वैल्यू आती है मेरे पास 7। अब 7, 5, 1 और ये जो है 3 और 1, ये कैसे क्यों आ रही है? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो P सब सेल है,
पी सब सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां पर 3 तरह के आपको ऑर्बिटल्स मिलेंगे पी सब सेल में। वो 3 ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे बेटा? -L2 + L। तो L की वैल्यू कितनी है? -1। तो -1 से कहां तक? +1 तक। क्लियर है? तो -1 वाला ऑर्बिटल भी मिलेगा, 0 वाला भी और 1। ये इनके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है। क्लियर आप लोगों को समझ में आया? तो उसने इसको नाम दिया कि भाई अगर कोई इलेक्ट्रॉन पी सब सेल के अंदर प्रेजेंट है तो पी सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, और तीनों ऑर्बिटल का नाम दिया px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल, जिनके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू उन्होंने रखी कितनी? 0, -1 एंड +1। क्लियर है आप लोगों को? समझ में आ गई? इसको pz को मैं बीच में लिख लेता हूं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। py, pz और px, -1, 0 और +1। क्लियर आप लोगों को? तो p सब सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो इन तीनों ऑर्बिटल्स में किसी में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस वजह से अगर p सब सेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो 3 तरह की 3 लाइंस में स्प्लिट हो सकता है सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन यहां पर भी प्रेजेंट हो सकता है, वो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर भी प्रेजेंट हो सकता है, वो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर भी तो प्रेजेंट हो सकता है। और क्यों? क्योंकि इन तीनों की एनर्जी क्या होती है बेटा? सेम होती है। और इन तीनों p ऑर्बिटल्स की एनर्जी अगर सेम है तो बेटा इनको हम बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल्स बोलते हैं बेटा? डीजनरेट ऑर्बिटल्स। क्लियर आप लोगों को? समझ में आया? नेक्स्ट बात करते हैं d की। तो d के लिए बात करें तो d के लिए l की वैल्यू कितनी है? तो कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे इसके? 5। और कहां से? -L से +1, तो मतलब -2, -1, 0, +1 एंड +2। ये 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो 5 ऑर्बिटल्स बेटा अगर कोई इलेक्ट्रॉन d के अंदर प्रेजेंट है, d सब सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो वो इन 5 ऑर्बिटल्स में एग्जिस्ट कर सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। क्लियर है? इसको उन्होंने नाम दिया dxy, dyz, dzx, dx2y2 एंड dz2। ये उन्होंने इसका नाम दिया। क्लियर है? इनके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी आप लोगों को बताई इसने। dz2 के लिए कितनी होती है बेटा? इसकी वैल्यू 0 होती है। एंड dxz और dyz, dxz के लिए कितनी होती है? +1, dyz के लिए -1, dz2 के लिए 0, इसके लिए -2 या और इसके लिए +2। dxy के लिए कितनी होती है बेटा? +2। सॉरी उल्टा हो गया, ये -2 होती है और ये क्या होती है? +2 होती है। क्लियर आप लोगों को? समझ में आई? तो ये इनके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू होती है। वो इलेक्ट्रॉन्स कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और यही मेन रीजन था वो सिंगल लाइन स्पेक्ट्रा स्प्लिट हो रहा था लार्ज नंबर ऑफ लाइंस में इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? एफ के लिए अगर बात करें तो कौन कौन सी वैल्यू होंगी? -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3, इस प्रकार से। क्लियर आप लोगों को? समझ में आई? तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हम लोगों ने बात की यहाँ पर। तो इससे रिलेटेड हम बातें करते हैं। मान लो मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है, वो 3pxy में प्रेजेंट है, तो 3px में प्रेजेंट है, ठीक है? तो मींस मुझे पता चल गया कि वो कौन सी सेल में है? 3 सेल में है। मुझे कौन सी सब सेल में है? 1 में है। कौन से ऑर्बिटल के अंदर है? मींस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और px के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है? +1। पता चल गया। मैं कहता हूं मेरे पास एक एलिमेंट है 3dz, एक इलेक्ट्रॉन है 3dz2 के अंदर प्रेजेंट है, तो कौन सी सेल के अंदर प्रेजेंट है? 3। कौन सी सब सेल के अंदर प्रेजेंट है? 2। कौन सी सब सेल के अंदर प्रेजेंट है? 0। अरे बोलिए, ये 2 कहां से है? d के लिए बेटा l की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। एजिमुथल क्वांटम नंबर ने तो अपने को सब सेल के बारे में बताया था। अरे बोलिए, कल की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने होमवर्क दिया था। चलो नेक्स्ट, अगर मेरे पास मान लो कोई 4pz है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 3। l की वैल्यू p के लिए कितनी होती है? 1। और m की वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर pz के लिए कितनी होती है? 0। समझ में आप लोगों को बात? अगर मैं कहूं कि मेरे पास n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0 है और m की वैल्यू भी 0 है, तो इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है? तो आप क्या कहोगे? सर 2s के अंदर प्रेजेंट है। किसके अंदर प्रेजेंट है बेटा? 2s के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि 0 किसके लिए होती है? s के लिए होती है, और s का तो एक ही ऑर्बिटल रहता है, उसी वही सब सेल ऑर्बिटल कहलाती है।
क्लियर आप लोगों को? मैं आप लोगों से पूछूं कि मेरे पास 3d(x², y² के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या ऐसे भी नहीं देता, मैं ऐसे कहता हूं n की वैल्यू आपके लिए 3 है, l की वैल्यू आपके लिए 2 है और m की वैल्यू आप लोगों के लिए +2 है। बताइए किस में प्रेजेंट है? तो 3 2 किसके लिए होता है? d के लिए, क्या बोलेंगे d, और m+2 किसके लिए होता है? x² y² के लिए। तो ये किस में प्रेजेंट होगा? 3d(x², y²। समझ में आ गया आप लोगों को बात? मेरी बात समझ में आई सभी को? तो इस प्रकार से हम लोगों के पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होते हैं और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू देखने के बाद हम लोगों को एग्जैक्ट आइडिया हो जाता है ऑर्बिटल्स का। क्लियर? मैं फिर से बता रहा हूं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है सेल को, एजीमुथल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है सब सेल को, वहीं पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है ऑर्बिटल्स को। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज मैक्सिमम। समझ में आ गया आप लोगों को? क्या कहलाएगा बेटा? वो अपने पास ऑर्बिटल कहलाएगा। समझ में आ गई यहां तक की बात? सो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट है बेटा हम लोगों के पास दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सा? स्पिन क्वांटम नंबर। सो नेक्स्ट हमारे पास दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर। बेटा स्पिन क्वांटम नंबर्स हम लोगों को बताता है इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन के बारे में। फॉर एग्जांपल जरा समझिए कि अभी तक हमें पता था कि इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑर्बिटल मोशन में चक्कर लगा रहा था न्यूक्लियस के सराउंडिंग में चारों तरफ। तो स्पिन क्वांटम नंबर ने हम लोगों को ये भी बताया कि वो अपनी एक्सिस के अलोंग भी रोटेट कर रहा है। अब वो एक्सिस के अलोंग दो प्रकार से रोटेट करता है, क्या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा या वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। मेरी बात समझ में आई? तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन होती है और स्पिन क्या होगी? क्या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो रोटेट करेगा या किस में करेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। समझ में आया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का मतलब क्या तो +½ या इसका -½ क्लियर है? क्या तो इसकी स्पिन +½ होगी या इसकी स्पिन क्या होगी बेटा? -½ होगी। समझ में आई आप लोगों को बात? अरे बोलो समझ में आई इसमें? इसका मतलब क्लियर हुआ कि स्पिन क्वांटम नंबर्स ओनली हमें इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन को बताता है। और स्पिन मतलब जब वो अपनी एक्सिस के अलोंग भी घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ऑर्बिटल मोशन तो है ही, साथ के साथ वो क्या करते हैं? एक्सिस। तो ओवरऑल उनका कैसा मोशन हो गया? प्लेनेटरी मोशन हो गया। जैसे हमारे प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं, अपने एक्सिस के अलोंग भी घूमते हैं और अपने ऑर्बिट के अलोंग भी घूमते हैं। समझ में आ गई? उसके बाद अब इस बात को कंफर्मेशन तब मिल गई, मान लो मेरे पास कोई एक ऑर्बिटल है और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्लियर आप लोगों को? अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल के अंदर कैसे रह सकते हैं? रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज रिपल्सन होगा। तो इस बात की एक्सप्लेनेशन दी कि यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे हैं तो वहां पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसकी डायरेक्शन अलग होगी, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग होगी। अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे? हम इनके मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को क्या कर देंगे बेटा? कैंसिल आउट। और इस वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। और जब इफेक्ट इनका कैंसिल आउट हो जाता है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक। क्योंकि अब इनका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया? 0, क्योंकि दोनों ने इनके मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कर दिया? कैंसिल। अब अगर मैं बात करूं कहीं पर अगर ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसकी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड होगी तो कोई ना कोई ये क्या होगा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक मोमेंट को प्रोड्यूस करेगा, और जब मैग्नेटिक मोमेंट को ये प्रोड्यूस करता है तो ये कंपाउंड क्या कहलाता है बेटा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। जरा देखिए, अगर ये यहां पर जब डायामैग्नेटिक नेचर का था, मतलब दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक जो डायरेक्शंस थी मैग्नेटिक फील्ड की वो कैंसिल हो गई थी, तो अगर आप इसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो ये क्या उसके ऊपर कोई इफेक्ट करेगा? नहीं करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ बाहर से इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, अगर वो इसके अपोजिट में होगी तो अगर अट्रैक्ट करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को तो पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं, और अगर वो रिपेल करता है या कोई खासा इंपैक्ट नहीं करता तो क्या कहलाएंगे बेटा? डायामैग्नेटिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डायामैग्नेटिक। समझ में आ गया आप लोगों को बात? तो ये स्पिन क्वांटम नंबर था। मींस स्पिन क्वांटम नंबर हमें 2 इंपॉर्टेंट बातें बताता है, एक तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में, वहीं पर दूसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। मींस कंपाउंड डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, एटम पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। समझ में आ गए? तो ये चारों क्वांटम नंबर्स हम लोगों ने पढ़े बेटा। पहला क्वांटम नंबर था n की, दूसरा l, दूसरा ml और तीसरा स्पिन क्वांटम नंबर को बेटा हम लोग s से डिनोट करते हैं। क्लियर आप लोगों को? समझ में आया? n की वैल्यू कैसे निकालते हैं? l की और m की। s की क्या तो +½ होगी या इसकी क्या होगी? -½ कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे की तरफ। जरा देखिए,
मान लो मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 3px के अंदर। किसके अंदर है बेटा? 3px के अंदर। समझ में आ गई? तो मुझे उसकी n की वैल्यू बताओ, l की वैल्यू बताओ, m की वैल्यू बताओ और s की वैल्यू बताओ। तो n की वैल्यू बेटा कितनी होगी बताओ? 3। p है तो l की वैल्यू कितनी होगी? s 1। px है तो m की वैल्यू कितनी होगी? +1। s तो क्या होगा? क्या तो सर वो प्लस हाफ में घूम रहा होगा या माइनस हाफ में? दोनों एक साथ नहीं, क्या तो प्लस हाफ में या माइनस हाफ में। मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है वो 4d z स्क्वायर के अंदर है, तो बताओ वैल्यू n की वैल्यू कितनी? 4। d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 2। dz स्क्वायर के लिए कितनी होती है? 0। s क्या होगा? क्या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिए इस बात को। मेरे पास किसी ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और इस ऑर्बिटल को मैं नाम दे रहा हूं 3py। कितना नाम दे रहा हूं? n की वैल्यू इसके लिए कितनी है? 3। l की वैल्यू कितनी है? 1। m की वैल्यू कितनी है? -1 और s की वैल्यू कितनी है? प्लस हाफ। एक इलेक्ट्रॉन के लिए। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए 3 1 -1 और इसके लिए कितनी हो जाएगी? -1/2। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो दूसरा किस में घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज में। तो इस बात से ये कंफर्म हुआ कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ तो उनमें क्या मिलेगा? डिफरेंस मिलेगा। सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते उनके। क्लियर है? और यही बात अपने को किसने बताई? पॉली ने बताई। पॉली, और उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, दैट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या दिया? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उन्होंने क्या बताया कि किसी भी सेल के अंदर, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, किसी भी सब सेल के अंदर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, क्लियर है, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन होगी। क्या होगी बेटा? अपोजिट डायरेक्शन। मैक्सिमम किसी ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो सकते हैं और दोनों की डायरेक्शन यहां पर क्या होगी? अलग अलग होगी, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक क्लॉकवाइज में तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में। और इसी बात से ये बात प्रूव हुई कि यहां पर किन्हीं भी इलेक्ट्रॉन्स, किन्हीं भी सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम क्वांटम नंबर्स की वैल्यू नहीं आएगी। किसी भी क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम मैच नहीं करेगी, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर तीनों तो मैच कर रही थी लेकिन लास्ट वाली डिफरेंट होगी, तो चारों सेट में से कोई ना कोई एक वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर डिफर होगी। जरा इस बात को मैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को दोबारा से बताता हूं आप लोगों को। क्या बोला इसने? कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट स्पिन होगी, एक क्लॉकवाइज तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज। उसने ये बात भी कही इसी बात पर कि किसी भी इलेक्ट्रॉन, किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स की वैल्यू नहीं आएगी। क्लियर है? जरा मैं इसी बात को वेरीफाई करता हूं, जरा देखिए आगे की तरफ। सो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n, एजिमुथल क्वांटम नंबर l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml और स्पिन क्वांटम नंबर s। क्लियर आप लोगों को? तो अगर मान लो मेरे पास फर्स्ट सेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, तो उसने फर्स्ट सेल है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो एजिमुथल क्वांटम नंबर ने हमें सब सेल बताया कि वहां पर एक सब सेल रहेगी, दैट इज s। क्लियर आप लोगों को? क्या रहेगी? s। तो s सब सेल के अंदर मैक्सिमम क्या, कितने ऑर्बिटल रहेंगे? एक ऑर्बिटल रहेगा जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 0। समझ में आ गया आप लोगों को? s ऑर्बिटल के अंदर, s सब सेल के अंदर एक ऑर्बिटल रहेगा और जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 0। और इस ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन पहले की अगर प्लस हाफ है तो दूसरे की माइनस हाफ होगी, या पहले की माइनस हाफ है तो दूसरे की क्या होगी? प्लस हाफ। समझ में आ गया आप लोगों को? दूसरी सब सेल है, तो दूसरी सेल के अंदर कितनी सब सेल होंगी? आपको पता है n-1 फॉर्मूले से निकालते हैं तो l की वैल्यू, तो 2 - 1 कितना आएगा? 1। एक कम कर देते 0, s के लिए 0, p के लिए 1, इसके लिए तो हम लोगों ने तीसरी और फोर्थ सब सेल के लिए सब सेल निकाल ली। अब p के लिए अपने पास यहाँ पर कितनी होंगी ऑर्बिटल्स? 3। d के लिए कितने होंगे? फॉर्मूला आप लोगों ने देखा था 12 + 1 लगाते थे, तो रख लीजिए फॉर्मूला। और px, py, pz, dxy ये सब वैल्यू मैं बता चुका हूं आप लोगों को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। तो मैक्सिमम यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे फर्स्ट सेल के अंदर? भाई इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। अब यहां पर s था, s में कितने आएंगे? 2। अब यहां पर 3 है तो 1 2 3 4 5, टोटल इसमें कितने आ सकते हैं? 6। तो टोटल सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। अरे बोलो कितने आ सकते हैं? 8। तीसरा देखिए बेटा, आपके पास d 5 ऑर्बिटल्स हैं, d के, तो 5 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? एक ऑर्बिटल में 2 आते हैं तो 5 में कितने आएंगे? 10। 3 में कितने आएंगे? 6। और एक में कितना आएगा? 2। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 18।
यहां पर आप लोग कैलकुलेट करोगे कितने आएंगे बेटा 32, कितने आएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। क्लियर आप लोगों को, समझ में आई आप लोगों को बात, सभी इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन अलग होगी। क्लियर है, तो अभी कुछ बातें बता देता हूं। अपने पास नंबर ऑफ सबसेल इन NH सेल, NH सेल के अंदर, सेल के अंदर कितने सबसेल होंगी, NH सेल के अंदर कितनी सबसेल होंगी। मैं आप लोगों से पूछूं दूसरी सेल के अंदर कितनी सबसेल होंगी, तो आप कहोगे सर 2 होंगी। मैं आपसे पूछूं कि तीसरी सेल के अंदर कितनी सबसेल होंगी, 3 होंगी। तो मैं कहूं कि जितनी NH सेल होगी उतनी उसमें क्या होंगी, सबसेल होगी। इंपॉर्टेंट बात है बेटा, लिख लेना। NH सेल में कितनी सबसेल होंगी, N होंगी। क्लियर आप लोगों को। उसके बाद लिखिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल, और वो आप लोगों को बता चुके कितना होगा 2l+1, आप लोग निकालो। फॉर एग्जांपल दूसरी में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो देख लीजिए कितने होंगे बेटा, 2l+1 रखो तो टोटल कितने होंगे, 2 2 × 2 4 + 1 5 होंगे। अरे बोलो यही होगा ना, नहीं सॉरी उल्टा हो गया, सब सेल में पूछा है ना, सब सेल 0 के लिए और 1 के लिए निकालेंगे। क्लियर है, 0 के लिए रखेंगे तो बेटा कितना आएगा, जैसे 2 0 + 1 तो 1s में कितना होगा 1, p में कितना होगा 1 रखेंगे तो कितने आएंगे 3 आएंगे, d के लिए 2 रखेंगे तो कितने आएंगे 5 आएंगे। समझ में आ गई ऑर्बिटल्स की वैल्यू। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल। तो बेटा एक ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल ऑर्बिटल्स 2l+1 कितने होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन NH सेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन NH सेल, NH सेल के अंदर ऑर्बिटल्स निकालने हैं। मान लो दूसरी सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है, 1 2 3 और 4 है। तीसरी सब सेल के अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो मैं कह दूं कि ये क्या होंगे बेटा n² के बराबर, किसके बराबर होंगे, n² के बराबर होंगे। क्लियर है। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NH सेल, अब सेल की बात कर रहा हूं, और दैट इज इक्वल टू बेटा 2n²। देखो तीसरी सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं, तो तीसरी के लिए निकाल लो, क्या निकालेंगे, अरे बोलो कोई ये फॉर्मूला लगेगा, इनकी वैल्यू 3 पुट करो, कितने आ जाएंगे 18। समझ में आ गया आप लोगों को बात। तो इस प्रकार से बेटा हम लोगों के क्वांटम नंबर्स कंप्लीट होते हैं। क्लियर आप लोगों को, और साथ में मैंने एक पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करेंगे एंड ऑफ बाउ प्रिंसिपल एंड हुंस रूल, आगे फर्दर बातें करेंगे। क्लियर आप लोगों को। सो प्लीज बेटा क्वांटम नंबर्स को एक बार अच्छे ढंग से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कंपटीशन पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर्स है, प्लीज आप लोगों को पढ़ना अच्छे ढंग से। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।